नमस्कार। हम बात करने वाले हैं भारतीय शास्त्रीय संगीत की, एक ऐसी दुनिया की जहां राग भावनाओं को रंग देते हैं और ताल ताल समय को आकार देता है। आज हम उसी लयबद्ध रीढ़ की हड्डी को समझने की कोशिश करेंगे जो इस पूरी कला को एक साथ थामे रखती है। कभी सोचा है कि भारतीय संगीत की जो लय है वो इतनी फैसिनेट क्यों करती है, इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों लगती है? आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो संगीतकारों को एक साथ इतने परफेक्ट सिंक में बांधे रखती है और फिर भी उन्हें इतनी आज़ादी देती है कि वो कुछ भी नया रच सके? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो उस सवाल का जवाब है सिर्फ एक शब्द में, ताल। और ये सिर्फ एक रिदम नहीं है, नहीं, ये तो भारतीय शास्त्रीय संगीत की धड़कन है, उसका रिदमिक डीएनए है। तो चलिए इसी में जरा गहराई से उतरते हैं। अच्छा, तो ताल को एक सीधी रेखा की तरह नहीं सोचना चाहिए। ये एक साइकिल है, एक चक्र। सोचिए एक कॉस्मिक डांस की तरह जो घूम फिरकर हमेशा अपनी शुरुआत पर वापस आ जाता है। ये वो रिदमिक व्हील है जो संगीत को आगे तो बढ़ाता है, लेकिन एक कभी न खत्म होने वाले डिसिप्लिन्ड फ्लो में। अब इतने बड़े कॉन्सेप्ट को आसानी से समझने के लिए हम एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल ताल का उदाहरण लेते हैं, खेमटा ताल। समझिए कि ये ताल की दुनिया में हमारी एंट्री पॉइंट है। ये जो दिख रहा है, ये है खेमटा ताल का म्यूजिकल नोटेशन, ठीक वैसा ही जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में दिया गया है। यहाँ साफ पता चलता है कि ये 6 बीट्स का यानी 6 मात्राओं का एक साइकिल है। बस यही वो ब्लूप्रिंट है जिसे म्यूजिशियंस फॉलो करते हैं। तो अब जब हमने इसे कागज पर देख लिया है, तो चलिए खेमटा ताल को इसके बेसिक पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझते हैं। इसके अंग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। किसी भी ताल की जो बुनियाद होती है वो है मात्रा। इसको ऐसे समझिए कि ये रिदम की एक सिंगल बीट है, एक धड़कन। ये वो एटम्स हैं जो मिलकर रिदम का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और खेमटा ताल के केस में वो नंबर है 6 मात्राएं जो एक कंटिन्यूअस फ्लोइंग साइकिल में रिपीट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर से शुरू। लेकिन बात इतनी सीधी भी नहीं है। ये जो 6 मात्राएं हैं, ये बस एक लाइन में नहीं है। इन्हें विभाग नाम के छोटे छोटे सेक्शंस में ग्रुप किया गया है। तो खेमटा ताल में 3-3 मात्राओं के 2 विभाग हैं। इससे एक रिदमिक फील आता है, एक 1-2-3 1-2-3 वाला फ्लो बनता है। और यहीं से चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हर विभाग में एक स्ट्रेस और एक रिलीज होता है। ताली जो है वो एक स्ट्रेस्ड बीट है जिसे क्लैप करके दिखाया जाता है। ये विभाग की शुरुआत बताती है। और इसके ठीक उलट है खाली, एक अनस्ट्रेस्ड शांत बीट जिसे हाथ हिलाकर एक वेव से दिखाया जाता है। ये रिदम में एक ब्रीदिंग स्पेस की तरह है। और फिर आखिर में आता है ठेका। ठेका क्या है? ये है ताल की ऑडिबल आइडेंटिटी, मतलब उसकी आवाज। ये ड्रम पे बजाए जाने वाले सिलेबल्स, जिन्हें बोल कहते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फ्रेज है। यही हर ताल का सिग्नेचर साउंड होता है। तो खेमटा ताल सुनने में कैसा लगता है? वो कुछ ऐसा है, धा गे धी ना ती ना। एक बार फिर से सुनते हैं, धा गे धी ना ती ना। यही वो फ्रेज है जो पूरे म्यूजिकल परफॉर्मेंस के दौरान गूंजता रहता है, एक रिदमिक एंकर की तरह। तो अब जब हम खेमटा ताल का पूरा डीएनए समझ गए हैं, तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलकर भारतीय शास्त्रीय संगीत में तालों की कितनी बड़ी और डाइवर्स दुनिया बनाते हैं। देखिए, मात्रा, विभाग, ताली और खाली, ये सब रिदम की ग्रामर के रूल्स हैं। और इन्हीं सिंपल एलिमेंट्स को इस्तेमाल करके म्यूजिशियंस अनगिनत रिदमिक स्टोरीज बना सकते हैं। और हर कहानी का अपना एक यूनिक कैरेक्टर, अपना एक फ्लेवर होता है। जरा इसकी रेंज देखिए, इनक्रेडिबल है। हम 6 मात्रा वाले खेमटा से शुरू करते हैं, फिर 7 मात्रा वाले पश्तो पर जाते हैं, फिर 11 मात्रा वाला रुद्र और यहाँ तक कि 28 मात्राओं वाला मजेस्टिक ब्रह्मताल। मतलब इस सिस्टम की क्रिएटिव पोटेंशियल की कोई सीमा ही नहीं है। तो अभी तक हमने ताल के व्हाट और हाउ को तो समझ लिया। अब आते हैं इसके सबसे जरूरी सवाल पर, व्हाई। ताल भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए इतना फंडामेंटल क्यों है? इसका असली आर्टिस्टिक पर्पस क्या है? देखिए, ताल सिर्फ एक मेट्रोनॉम नहीं है जो टिक टिक करके टाइम बताता रहे। नहीं, ये एक ब्लैंक कैनवस है।
ये वो स्टडी रिलायबल ग्राउंड है जिस पर खड़े होकर म्यूजिशियंस अपनी मेलोडीज और इम्प्रोवाइजेशंस के साथ उड़ान भर सकते हैं, ये जानते हुए कि उनके पास वापस आने के लिए एक घर है। तो आखिर में हम इस बात पर आते हैं कि ताल सिर्फ काउंटिंग नहीं है, बल्कि ये संगीत की आत्मा का डिसिप्लिन है। ये वो ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है, फ्रीडम और स्ट्रक्चर के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे यूनिवर्सल सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या स्ट्रक्चर क्रिएटिविटी को लिमिट करता है, या फिर असल में यही वो फ्रेमवर्क है जो ट्रू क्रिएटिविटी को फ्लरिश होने का मौका देता है।